चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इसमें जो हम फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, उसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यू था। वो टॉपिक था हमारा रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर को रिडीम कैसे करना है, उनकी एंट्रीज हम लोग देख रहे थे। उसके रूल्स भी लिखवाए थे ना, मैंने आपको बताया था इश्यू करते वक्त कैसी एंट्रीज करते हैं, और जब रिडीम होता है तो रिडीम के वक्त कैसी एंट्रीज होती है, उनके बारे में हमने बात की थी, बरोबर। जिनमें हमने फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सम्स हमने देखे थे। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा था। अब आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमें देखना है। वो भी वैसा ही है, फिलहाल कोई नया रूल नहीं है इसमें भी। जो आपको इश्यू और रिडीम की एंट्रीज बताई थी, वैसी ही एंट्रीज करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें ना, यहाँ पर इस सम में चेंज सिर्फ ये होगा कि इसमें डेट मेंशन करनी है। डेट वो परफेक्ट मेंशन होनी चाहिए, उसमें खाली ध्यान देना, बाकी एंट्रीज इसमें कोई अलग नहीं है। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि ऑन 1717 पारस फार्मा लिमिटेड इश्यूड 20,009% डिबेंचर ऑफ 400 ईच आर टू बी रिडीम आफ्टर 7 years एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। भाई इश्यू किए हैं 400 पे और 12% प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं। मतलब ये अगर एंट्रीज हम लोग देखें ना, तो इश्यू एट पर, इश्यू नॉर्मली किया एट पर एंड रिडीम एट प्रीमियम। सही बात है ना। देन एज पर द कंडीशन ऑफ प्रोस्पेक्टस द अमाउंट इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन 125 पर डिबेंचर एंड बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 400 रुपए में से एप्लीकेशन के वक्त 125 मंगवाए हैं और बाकी के अलॉटमेंट के वक्त, मतलब 400 हैं, अगर एप्लीकेशन पे 125 हो गए तो बाकी अलॉटमेंट पे 275 होंगे ना, बरोबर ना। बाकी के अलॉटमेंट पे 275 रुपीज ऐसा हो गया। तो इनकी जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। मतलब इसमें ऐसा हो गया कि जो इश्यू का वक्त है ना, इश्यू के वक्त एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइन नहीं करनी है। एप्लीकेशन की अलग 2 एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की अलग 2 एंट्री करनी है, बरोबर, क्योंकि अलग अलग रुपए मंगवाए हैं उसमें। समझ आ रहा है ना। मैंने जो रूल्स आपको लिखवाया था इश्यू में, उसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन था ना, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन। लेकिन इस सब में कंबाइन नहीं है, अलग अलग करने हैं। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री, फिर अलॉटमेंट की एंट्री, उसके बाद फिर रिडीम की एंट्री। रिडीम करने हैं कितने टाइम बाद? 7 years बाद, 7 साल बाद उसे रिडीम करने हैं, तो फिर रिडीम की एंट्री करेंगे, बरोबर। और डेट समझना, डेट एंट्रीज ध्यान देना। सबसे पहले इश्यू किया है 1717 को, 1717, तो एप्लीकेशन की पहले वो डेट लिखेंगे ना, यहां पर डेट लिखे 1717। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, वही 2 एंट्री जो हम लोग चैप्टर 1 में भी देख रहे थे और 2 में भी। पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसे रिटर्न किए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो जो रिटर्न नहीं किए उसे हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर कर देते हैं। सही बात है ना। पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले तो हम लोग लिखते हैं उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज के डिबेंचर हैं इसमें? 9% के डिबेंचर हैं, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने रुपए थे, कितने डिबेंचर थे? पहले तो 20,000 डिबेंचर है और उसके एप्लीकेशन पे 125 मिले हैं, ऐसा है ना। 20,000 के एप्लीकेशन के वक्त 125 मंगवाए हैं, बाकी के अलॉटमेंट में मंगवाएंगे। तो 20,000 डिबेंचर के 125 अगर हम मल्टीप्लाई करें, 125 टू ज़ा 250 और पीछे ये 4 जीरो, मतलब कितने हो जाएंगे? 25 लाख हो जाएंगे ना, बराबर ना। एप्लीकेशन में कितने मिले? 25 लाख। फिर उसी डेट को 1717, उसी डेट को जो है जितने एप्लीकेशन के पैसे हैं उसे हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर कर दें। भाई ये अपने पैसे अब रिटर्न नहीं करने हैं भाई, 7 साल बाद उसे वापस देंगे, ये अपने पैसे हो गए ना। तो यहां पर एंट्री करेंगे उसे ट्रांसफर की कि 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर पूरा ही ट्रांसफर करना है ना। 20,000 डिबेंचर के 125 रुपीज ट्रांसफर, मतलब 25 लाख जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। सही बात है ना, ये 25 लाख ट्रांसफर। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई ना। अब उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री। लेकिन लेकिन ध्यान दो बेटा, पॉइंट यही समझना है आपको कि देखो इसमें रिडीम है ना, प्रीमियम पे कर रहे हैं।
रिडीम कब कर रहे हैं? प्रीमियम पे 7 साल बाद जब करना है। तो मैंने पहले रूल्स में लिखवाया था, जब भी रिडीम एट प्रीमियम हो तो एक एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं लॉस की। वो एक्स्ट्रा एंट्री इश्यू के वक्त ही की जाती है। और यहाँ पे इश्यू अगर ये है ना एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन के वक्त ही वो एक्स्ट्रा लॉस की एंट्री करेंगे, फिर अलॉटमेंट की बारी आएगी। बरोबर, इसे भूलना मत, फिर से बोल रहा हूं भूलना मत। जब रिडीम एट प्रीमियम हो, प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो एप्लीकेशन के साथ ही वो एक एक्स्ट्रा लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। क्योंकि जब अलॉटमेंट होता है ना, तो अलॉटमेंट तो 1 महीने बाद होता है, पता है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1 महीने का गैप होता है हमारा। तो जो लॉस की एंट्री है, भले 7 साल बाद हम लोग प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं, उस लॉस की एंट्री यही एप्लीकेशन के साथ बतानी है इसी तारीख को। तो इसी तारीख को हम लोग वो लॉस की एंट्री बताएंगे, वही डेट 1/7/17, जिसमें वो लॉस की एंट्री के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जिसमें 20,000 डिबेंचर पे कितने रुपए का प्रीमियम देने वाले हैं? जितना प्रीमियम देने वाले हैं 7 साल बाद, वही अमाउंट। तो देखो दिया हुआ है 7 साल बाद हम लोग देने वाले हैं 12% प्रीमियम पे। 12% प्रीमियम किसके 12%? तो 400 के 12%। तो 400 के 12% कितने हो जाएंगे? 48 रुपीज हो जाएंगे ना, बराबर ना। 400 के 12% तो 48 रुपीज हो गए। तो 48 रुपीज जो है वो हम लोग प्रीमियम देने वाले हैं। तो 20,000 के 48 अगर हम लोग करें तो कितने हो जाएंगे? 9,60,000, 96 ना, 9,60,000 हो जाएंगे। इतना हमें प्रीमियम देना है 7 साल बाद, तो उसकी प्लानिंग पहले ही हो जाती है। 7 साल बाद 9 लाख रुपए का प्रीमियम उन्हें देना है, तो उसकी प्लानिंग पहले तो करनी ही पड़ेगी ना, बरोबर ना। ये एंट्री एक्स्ट्रा मत भूलना जब भी रेडीमेड प्रीमियम हो तो ये एप्लीकेशन खत्म हुआ। अब अलॉटमेंट की बारी। कि अलॉटमेंट के वक्त 275 रुपीज मंगवाया ना, एप्लीकेशन पे 125, बाकी के 400 में से बाकी 275 वो अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट की बारी आएगी तब डेट कौन सी लिखेंगे? 17 है यहाँ पे, अलॉटमेंट में भी 17 ही लिखें? नहीं, पता है अलॉटमेंट 1 महीने बाद होता है। एप्लीकेशन पे इतने मंगवाए हैं, फिर कंपनी 1 महीने का ब्रेक लेती है, फिर अलॉटमेंट में बाकी के इंस्टॉलमेंट मंगवाएगी, फिर अगर कॉल हो तो 1 महीने और बाद, बरोबर। तो यहाँ भले डेट नहीं क्वेश्चन में नहीं दी गई होती, हमें खुद मेंशन करनी है, वही ध्यान देना। मतलब अगर यहाँ 17 है ना, जुलाई है ना, तो यहाँ पर अगस्त 18 लिखना होगा। अलॉटमेंट की एंट्री कब करेंगे? 18 को, 18/17। अरे बात समझ में, बरोबर। तो 187 की इनको अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट में वही पहले पैसे मंगवाना फिर उसके पैसे मिलना। तो पहले अगर पैसे मंगवा रहे हैं तो एंट्री करते हैं 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। कितने मंगवाए? तो 20,000 डिबेंचर के 275 रुपीज मंगवाए हैं, बरोबर ना। 275 तो कितने हो जाएंगे? 275 से अगर करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर 550 और पीछे 40, 55 लाख हो जाएंगे, बरोबर ना। 55 लाख की अमाउंट आ जाएगी उसमें, इतने मंगवाए हैं। और फिर जब पैसे मिलेंगे, अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, तो वही पहली तारीख को ही मिल जाएंगे, नहीं ना। डेट ध्यान रखनी है बेटा, मैंने बताया इस क्वेश्चन में डेट ही आपको ध्यान रखनी है। अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए पहली तारीख को तो मिल भी गए पहली तारीख को? नहीं भाई, कंपनी 7-8 दिन का टाइम देती है ना। पहली तारीख को कंपनी सभी डिबेंचर होल्डर को मैसेज करेगी, इन्फॉर्म करेगी, चलो भाई आपका अलॉटमेंट का टाइम हो गया, सब लोग जो है वो पैसे लाओ, सब लोग 275 रुपीज दो। सभी डिबेंचर होल्डर 20,000 डिबेंचर होल्डर को जैसे मैसेज होगा ना वो, बराबर ना। तो जब वो पैसे देंगे तो ऑन द स्पॉट तैयार ही बैठे होंगे, पहली तारीख को ही पैसे ले लो, नहीं ना। उसमें कम से कम 7-8 दिन का टाइम लगता है। इसलिए जब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए तो जब पैसे मिलेंगे ना, उसमें कम से कम 7 या 8 दिन का गैप रखा करो। फिर वो डेट कोई भी लिखो, समझो पहली है तो यहाँ पे 8th डेट लिख सकते हो, 7th लिख सकते हो, 9-10 लिख सकते हो, कि समझो 10 दिन बाद पैसे मिले, बरोबर। पैसे तो मिलेंगे ना, समझो 10 दिन बाद मिले तो 10 तारीख को लिखे हम लोग 10/8/17,
कि अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, उसके पैसे मिले तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसमें तो पूरे ही पैसे मिले, इसमें तो कोई एरियर वगैरह तो है नहीं, पूरे ही मिल गए। 20,000 डिबेंचर के 275 रुपीज मिले, मतलब 55 लाख रुपीज जो है वो पूरे मिल गए हमें, बरोबर ना। 55 लाख मिल गए, ये अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट हो गया, अब रिडीम की एंट्री करेंगे। रिडीमशन की एंट्री, रिडीम कब करना है? 7 साल बाद। तो 7 साल बाद इश्यू किया था 2017 में, तो 7 साल हो जाएंगे 2024। और 2024 में ईयर सॉरी मंथ कौन सा, डेट कौन सी? तो ये एप्लीकेशन में देखते हैं, 1 जुलाई को 1/7 को हमने इश्यू किए हैं ना, तो उससे एक दिन पहले का लिखते हैं। जब भी रिडीम करना होता है उससे लेट तो नहीं है। अगर 1 जुलाई को जो है वो हमने इश्यू किए हैं तो डिबेंचर होल्डर को लेट पैसे कभी भी नहीं देते, उल्टा एक दिन पहले पैसे दे देते हैं उसे। मतलब अगर यहाँ 1/7 है ना, तो रिडीम्शन की डेट लिखते हैं हम लोग 36/2024। समझ आ रहा है? 30 जून 2024 ये रिडीम्शन की डेट होगी। 7 साल बाद रिडीम करना है विथ प्रीमियम, सही बात ना। तो वो रिडीम्शन की जो मैंने रूल्स में एंट्रीज लिखवाई थी, एंट्री तो वही करनी है ना, कि पहले एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम के साथ है तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट के डिबेंचर होल्डर को उतने देने हैं। भाई यहाँ 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर में लिखे जाएंगे 20,000 डिबेंचर के 400 रुपीज। यहाँ तो पूरी फेस वैल्यू लिखेंगे ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अलग अलग मंगवाए 125 और 275 अलग अलग मंगवाए हैं, तो यहाँ पे तो पूरे 400 रुपए ना, बराबर ना। मतलब 20,000 के 400 कितने हो जाएंगे? 80 लाख रुपीज हो जाएंगे। 80 लाख रुपीज वो डेबिट, सही बात है। ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम कितने का देना है? 12%। 12% मतलब 48 रुपीज प्रीमियम ना, यहाँ गिना था ना हमने, यहाँ गिना था ना कि प्रीमियम कितने का देना है, 9,60,000 का देना है प्रीमियम, बराबर। ये हमने पहले ही लॉस में गिन लिया था 7 साल पहले ही, तो वो प्रीमियम भी देना है, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। ये दोनों डेबिट में ही है, यहीं पे ही लिख रहा हूँ। 80 लाख रुपीज जो है वो डेबिट, 9,60,000 भी प्रीमियम का डेबिट, और डिबेंचर होल्डर में दोनों का टोटल 80 लाख और 9 लाख, 89,60,000 रुपीज वो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में मतलब डिबेंचर होल्डर में। इतना काउंट हो गया ना, ये पूरे डिबेंचर के पैसे, प्रीमियम के पैसे टू डिबेंचर होल्डर। और उसी डेट को ये काउंट कर लिया, अब जो है वो उन्हें पैसे दे देंगे, डिबेंचर होल्डर को पैसे दे देंगे। वही डेट लिखेंगे 36/2024 के डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट कितने देने हैं? डिबेंचर होल्डर को कितना काउंट किया? 89,60,000 पे करने हैं, वो पूरे पे कर देंगे 89,60,000, बराबर। ये रिडीम्शन की भी एंट्री हो गई ना, ये सम कंप्लीट हुआ डेट के साथ। एप्लीकेशन की एंट्री की हमने, फिर अलॉटमेंट की एंट्री, फिर रिडीम्शन की एंट्री। क्लियर हो रहा है? डेट भी समझ में आ रही है ना? तो इसे ध्यान से लिखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझो डेट वाइज। तो फिर वैसा ही क्वेश्चन नंबर 20 देखें, उसमें भी सेम ही है, सेम ही एंट्रीज करनी है, बस खाली उसमें भी डेट ध्यान रखना कैसे रखनी है हमें। देखो अब जैसे 20 वाला क्वेश्चन है कि उसमें भी दिया हुआ है स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड इश्यू 16,000 8.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पर इश्यू एट डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे इश्यू किया है 10% के, एज ऑन 1/9/17। ऑल द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद यही सब प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, मतलब इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, ऐसे सिचुएशन हो गई ना। The amount was payable as follows: एप्लीकेशन पे 60 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट पर डिबेंचर
एप्लीकेशन पे 60 रुपीज है और बाकी के जो है वो अलॉटमेंट के ऊपर है। मतलब अगर पहले खाली अमाउंट क्लियर करें ना, 100 रुपए का डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे 60 रुपीज मंगवाए हैं, तो बाकी अलॉटमेंट पे कितने मंगवाएंगे? 40 रुपीज। तो 100 रुपए हो गए ना, लेकिन 10% डिस्काउंट भी तो है ना, मंगवाते वक्त डिस्काउंट भी तो है, और वो डिस्काउंट जो है वो 10% मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट है। ये 10 रुपए का डिस्काउंट किस पे लगेगा? डिस्काउंट कब मंगवाएंगे, मतलब कब कम पैसे मंगवाएंगे, एप्लीकेशन पे क्या अलॉटमेंट पे? तो ऐसा कुछ अगर मेंशन ना हो ना, तो हमेशा अलॉटमेंट पे मंगवाते हैं। डिस्काउंट के बारे में कुछ मेंशन ना हो तो अलॉटमेंट पे ही रखते हैं। मतलब अलॉटमेंट पे 40 नहीं मंगवाएंगे, 40 माइनस 10, 30 रुपीज हम लोग मंगवाएंगे, तो टोटल 90 रुपीज होंगे ना, 10 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा 100 पे। समझ आ रही है बात? और फिर रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। तो ऐसी एंट्री करें ना, इसमें भी पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर रिडीम की एंट्री। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करें भाई। एप्लीकेशन में वही जैसे पहले देखा था, पहले पैसे मिलेंगे फिर उसे डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। तो कब एप्लीकेशन की एंट्री आएगी? 1917, तब इशू किया है ना 1917 को, तो पहले वो डेट 1917 को पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 8.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट टू 8.5% डिबेंचर एप्लीकेशन, वही है ना 8.5%। और कितने डिबेंचर हैं? 16,000, 16,000 डिबेंचर के 60 रुपीज हम लोग मंगवाएंगे। 16,000 के 60 रुपीज होंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 6 96, 9,60,000 आ जाएंगे। बराबर कितने मिलेंगे हमें एप्लीकेशन पे? 9,60,000। फिर उसी डेट को 1917, उसी डेट को जो है वो हम लोग इसे डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे ना। कुछ रिटर्न तो करना नहीं है एप्लीकेशन में, तो डिबेंचर में ट्रांसफर कर दें कि 8.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8.5% डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर यही 16,000 डिबेंचर के 60 रुपीज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जो एप्लीकेशन में मिले, मतलब 9,60,000। बराबर ना, 9,60,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर अलॉटमेंट की बारी, लेकिन फिर से वही ना कि यहाँ पर रिडीम करने वाले हैं प्रीमियम पे, रिडीम एट प्रीमियम। तो जब भी प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं तो एप्लीकेशन के वक्त, इश्यू के वक्त ही लॉस वाली एंट्री कर देते हैं ना हम लोग। बरोबर ना, लॉस की एंट्री हो जाएगी ना इसी वक्त ही हमारी, तो वो लॉस की एंट्री यहीं पे ही करेंगे इसी तारीख को कि रिडीम कितने में करना है हमें? 8% प्रीमियम पे। 8% मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, उसके 8% गिनो तो 8 रुपए हुए ना। 8 रुपए हमें जो है वो प्रीमियम के देने हैं, वो लॉस की एंट्री पहले ही हम लोग मेंशन करेंगे। मतलब यहीं पे ही लिखेंगे हम लोग इसी तारीख को 1917 को ही कि लॉस ऑन issue of debenture account debit, loss on issue of debenture account debit to premium on redemption of debenture account, जिसमें हमें 16,000 डिबेंचर के 8 रुपीज जो है वो देने हैं। कितने देने हैं? 16,000 के 8 रुपीज, मतलब 16 8 128, तो 1,28,000 जो है वो हमें देने हैं। 1,28,000 इतना प्रीमियम देना है ना भाई। कितने साल? 6 साल बाद रिडीम करने वाले हैं, तो इतना प्रीमियम देंगे 1,28,000। बराबर ना, उसकी प्लानिंग पहले से ही हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री हुई। अब अलॉटमेंट की बारी, कि अलॉटमेंट की बारी जब आएगी तब उस वक्त इससे 1 महीने बाद की डेट होगी ना अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में 1 महीने बाद, यहाँ अगर 19 है तो अलॉटमेंट की डेट आएगी यहाँ पे 110/17। अलॉटमेंट में कैसे? पहले पैसे मंगवाना फिर पैसे मिलना। अब इसमें जब पैसे मंगवाएंगे तो 40 में 10 रुपए का डिस्काउंट भी गिनेंगे, फिर 30 रुपए मिलेंगे हमें। डिस्काउंट भी तो गिनना है ना। तो जब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे ना, तो पहली तारीख को ही पहले अलॉटमेंट की एंट्री के 8.5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8.5% डिबेंचर अकाउंट,
डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8.5% डिबेंचर, जिसमें 16,000 डिबेंचर के 40 रुपीज पहले गिनेंगे। पहले तो ओरिजिनल 40 रुपीज, फिर 10 रुपए का डिस्काउंट, फिर 30 रुपए मिलेंगे हमें, बराबर ना। यहाँ तो ओरिजिनल 40 रुपीज ना, तो 16,000 के 40 रुपीज, 16 4 जा 64, 6,40,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6,40,000 रुपीज। इतने मंगवाए, फिर उसी तारीख को 1/10/17 को ही हम लोग डिस्काउंट भी गिनेंगे। भाई ये पूरे नहीं मंगवा रहे हैं, उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8.5% डिबेंचर अकाउंट, कि जिसके अंदर 16,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 का डिस्काउंट। और फिर उसके पैसे मिलेंगे हमें, 30 रुपीज मिलेंगे, वो पैसे मिले उसकी एंट्री। और जब पैसे मिलेंगे तब पहली तारीख ही नहीं लिखते, मैंने बताया ना, पैसे ऑन द स्पॉट नहीं, एक हफ्ता 7 8 10 दिन बाद जो है वो पैसे मिलते हैं, वह ना डिबेंचर होल्डर थोड़े थोड़े करके पैसे देंगे ना हमें। तो अगर यहाँ डेट लिखो तो यहाँ पे 7 8 10 दिन की बाद की डेट लिखो, बराबर ना। भले ये 1 है तो यहाँ पे 8 डेट लिखो, 9 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, इसके आसपास जो है वो कोई भी डेट लिखो। सपोज अगर 1/10 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10/10, 10/10/17, 10 दिन बाद पैसे मिले, तो उसकी एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8.5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई अलॉटमेंट के पैसे मिले, कितने मिले? तो 16,000 डिबेंचर के 30 रुपीज हमें मिले, 30 ना, 40 में से 10 रुपए का डिस्काउंट देकर मंगवाया तो बाकी 30 रुपीज मिले, तो 16 3 जा 48, 4,80,000 जो है वो हमें मिलेंगे, 4,80,000। अरे बात समझ में? और ये हो गया, तो अब रिडीम की एंट्री करेंगे ना हम लोग। अब रिडीम्शन की एंट्री होगी, और रिडीम्शन की एंट्री कब होने वाली है? तो 6 साल बाद, मतलब यहाँ अगर 17 है तो 6 साल बाद हो जाएगा 2023 में। और डेट कौन सी? तो इश्यू में 1/9 है ना, 9th मंथ है, तो 8th मंथ की आखिरी तारीख को जो है वो इश्यू मतलब रिडीम होगा उसमें 1/9, तो उसकी आखिरी तारीख यहाँ पर आएगी ना 31/8/23। 8th मंथ अगस्त है तो अगस्त में 31 आएगा ना भाई, 31/8/23 ये रिडीम्शन की डेट। और रिडीम्शन की वही दो एंट्री, रिडीम एट प्रीमियम के जो दो रूल लिखवाए थे मैंने, वही दो एंट्री ना। सबसे पहले 8.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account, कि जिसके अंदर ये 8.5% डिबेंचर, उसमें कितने? तो उसमें तो पूरे हमें 100 रुपए लिखने हैं, उसमें तो पूरे ही, कोई डिस्काउंट वगैरह ये वो वहां थोड़ी गिनना है, वहां तो पूरे ही देने हैं ना हमें 100 रुपए। तो यहाँ पर 16,000 डिबेंचर के 100 रुपीज यहाँ पर गिनेंगे, तो 16,000 के 100 रुपीज कितने हो जाएंगे? 16 लाख, 16 लाख जो है वो यहाँ पर गिनेंगे ना हम लोग। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम गिनना है, प्रीमियम कितना देना है? 8%, मतलब 8 रुपए का प्रीमियम, 100 पे 8%, तो 8 रुपए का प्रीमियम ना, वो 8 रुपए का प्रीमियम जो हमने यहाँ पहले गिना था, लॉस में गिना था ना, कितना देना है? 1,28,000 होता है ना, 16,000 के 8 रुपीज, 1,28,000 का प्रीमियम, तो वो यहाँ लिखेंगे 1,28,000 का प्रीमियम देना है टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर में दोनों का प्लस, 16 और 1 17, 17,28,000 ये डिबेंचर होल्डर। और फिर उसी तारीख को 31/8/23 उसी तारीख को जो है वो हम लोग डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे, उन्हें पे कर देंगे। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उन्हें पे कर दिया जाएगा ना। ये पूरे पैसे कितने देने हैं? 17,28,000 देने हैं, जो यहाँ पे काउंट किए वही उन्हें पे कर देंगे, 17,28,000, बरोबर ना।
ये हो गई ना इसकी एंट्री भी। इसमें भी देखो एप्लीकेशन की एंट्री की, अलॉटमेंट का किया डिस्काउंट के साथ, और फिर 6 साल बाद रिडीम की एंट्री। समझ आ रही है ना कैसे हमें एंट्रीज करनी है, ऐसे अच्छी तरह से मेंशन करना माइंड में भी और बुक में भी। तो इन्हें लिख लो। अब जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे उनमें अब नए रूल्स देखेंगे, नया टॉपिक देखेंगे हम लोग, जो न्यू टॉपिक न्यू सम सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।